हाँ तो दोस्तों, जय हिंद। वीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, जिसके अंदर हमने दो वीडियो या कहूँगे दो टॉपिक पे हमने चर्चा कर ली है। पहला टॉपिक था हमारा राजपूतों की उत्पत्ति और दूसरा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अब हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक की, और तीसरा टॉपिक एकदम अलग है। ये मैंने डिजाइन किया है। क्या है दोस्तों, राजस्थान के जो एग्जाम है ना, उन सभी एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभिलेखों से संबंधित, और कहीं पर भी सभी अभिलेखों को एक साथ नहीं पढ़ाया जाता। मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक वीडियो पूरी अभिलेखों पे बना दी जाए, ताकि सभी अभिलेखों का बच्चे अच्छे से अध्ययन कर सके। इस कारण से ये वीडियो हमारे राजस्थान के अभिलेखों के ऊपर रहेगी। मैं सभी अभिलेखों की बात करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही वीडियो में या दो वीडियो में अभिलेखों के बारे में अच्छे से जानकारी दे दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक को, राजस्थान के अभिलेख। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा अभिलेख की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण रहे कि हमें अभिलेख पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब ये रहेगा कि हमें इतिहास की जितनी भी जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो अभिलेखों से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, भाई हमीर को विषम घाटी पंचरन कहा जाता था, ये हमें कैसे पता चला? तो वो हमें अभिलेख से पता चला। महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी विजय की, महाराणा कुंभा को क्या क्या कहा जाता है, महाराणा कुंभा की क्या क्या उपाधियां हैं, ये हमें कहाँ से पता चली? तो वो भी अभिलेखों से पता चली। ऐसे बहुत सारी जानकारी है जो हमें अभिलेखों से मिलती है, तो अभिलेखों का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिलेखों की, राजस्थान के अभिलेख। राजस्थान के अभिलेख, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, राजस्थान के अभिलेख। दोस्तों, एक नई चीज मैंने सोची है, मतलब कि कोशिश करूंगा कि मैं उसे अप्लाई करूं। दोस्तों, हम ज्योग्राफी जो है वो अलग तरह से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट हो गया, और हिस्ट्री है वो अलग तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट हो गया। दोनों ही अपनी अपनी जगह अलग अलग है, और बात बिल्कुल सही है, अलग अलग होनी भी चाहिए। तो क्यों ना दोस्तों, मैंने सोचा कि इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए। हम इतिहास को एक नए तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग देखना और बताना कि आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, कमियां क्या रही तो वो भी बताना कमेंट करके, उनमें सुधार किया जाएगा। और अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताना कि हाँ सर, ये तरीका अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इतिहास पढ़ेंगे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैप बना देता हूँ, रफ सा, राजस्थान का। ज्यादा अच्छा ये मैप बना नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, पर कोई ना। हमारा सिर्फ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैप को पढ़ना है। दोस्तों, ये जगह आप सब लोग जानते होंगे, ये जगह, ये है चित्तौड़। चित्तौड़ से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है, घोसुंडी। हम इसी अभिलेख से स्टार्ट करेंगे हमारा अभिलेख या शिलालेख। इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है दोस्तों, तो घोसुंडी जो शिलालेख है, अभिलेख है, ये हमें चित्तौड़ के ग्राम नगरी से प्राप्त होता है। नगरी एक जगह है, वहां से घोसुंडी ग्राम नगरी चित्तौड़ से हमें प्राप्त होता है। ये 200 बीसी का है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। और इस अभिलेख में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो सबसे पहले भागवत धर्म की जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें कोई देता है तो वो घोसुंडी शिलालेख है। दूसरा, पहली बात तो ये हो गई, भागवत जो धर्म है
इसकी जो सबसे प्राचीन प्रमाण कौन देता है, ये हमें घोसुंडी शिलालेख देता है। और क्या है, इसकी भाषा कौन सी है, इसकी भाषा लिपि, सॉरी दोस्तों, इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा पाली है, इसकी भाषा पाली है। और क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है, चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो घोसुंडी अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है हमें, घोसुंडी ग्राम, घोसुंडी चित्तौड़ से। कहाँ से प्राप्त होता है, घोसुंडी चित्तौड़ से। कब का है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का। और हम बात करेंगे क्या जानकारी मिलती है हमें, ये हमें भागवत धर्म के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, भागवत धर्म के जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण कौन सा शिलालेख देता है हमें, घोसुंडी शिलालेख देता है। इसकी भाषा पूछ ली जाए, भाषा कौन सी है, भाषा नहीं पूछी जाती वैसे तो, पर आप लिख लीजिए, एक्स्ट्रा चीजें रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। भाषा है इसकी पाली, पाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मोटी मोटी ये चीजें हैं भागवत धर्म से संबंधित, भागवत धर्म के सॉरी दोस्तों, घोसुंडी शिलालेख से संबंधित। घोसुंडी जो शिलालेख है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, चित्तौड़, घोसुंडी ग्राम चित्तौड़ से हमें प्राप्त होता है। कौन सी शताब्दी का है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। और भागवत धर्म के सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें यही शिलालेख देता है, और इसकी भाषा पाली है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये एक जगह पड़ती है बारा, बारा यहाँ पड़ेगा, या तो बूंदी हो जाएगा। यह है बारा दोस्तों। यहाँ से हमें कौन सा अभिलेख प्राप्त होता है, यहाँ से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है बड़वा का स्तंभ लेख, बड़वा का स्तंभ लेख, इसकी हम चर्चा करेंगे। जो बड़वा का स्तंभ लेख है दोस्तों, ये हमें अंता बारा से प्राप्त होता है। बारा के अंदर एक जगह है अंता, हमें ये वहां से प्राप्त होता है। ये जो अभिलेख है 238-39 ईस्वी का ये अभिलेख है। पूछ ले जाए वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, वर्तमान में ये कोटा संग्रहालय में रखा हुआ है। इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि इसकी मानी जाती है। इस जो शिलालेख है या इस अभिलेख के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है, तो इस अभिलेख के अंदर हमें मौखरी जो वंश है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। मौखरी वंश की हमें जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। मौखरी वंश के एक राजा थे धर्मरात्र, जिसने एक यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ का नाम था अर्प्योत्तम यज्ञ। दोस्तों अर्प्योत्तम यज्ञ जो है वो क्या होता है, एक पूरे दिन वो यज्ञ चलता है और उसके अगले दिन भी वो यज्ञ चलता है। तो एक दिन के बाद पूरे दूसरे दिन चलने वाले यज्ञ को कौन से कहा जाता है, अर्प्योत्तम यज्ञ कहा जाता है। तो उस यज्ञ की हमें जानकारी कौन सा शिलालेख देता है, तो वह बड़वा का स्तंभ लेख, जो हमें अंताबारा से प्राप्त हुआ है। और हम बात करेंगे, हमें एक और यज्ञ की यहाँ से जानकारी मिलती है जिसका नाम है त्रिरात्र यज्ञ, जो 3 रातों में संपन्न होता है। त्रिरात्र, 3 रातों का समूह त्रिरात्र, 3 रातों में जो संपन्न होता है वह त्रिरात्र यज्ञ का हमें यहाँ से मिलता है, उल्लेख मिलता है। जो जिसका जिसने किसने करवाया था उस अभिलेख को, तो दोस्तों वो जो अभिलेख है वो करवाया था बलवर्धन, बल सिंह और सोमदेव ने। चलो दोस्तों इसकी हम चर्चा करते हैं, लिखते हैं। बड़वा का जो स्तंभ लेख है कहाँ से प्राप्त होता है हमें, तो सबसे पहले ये हमें प्राप्त होता है अंता, बारह की एक जगह है अंता, 12 से। ठीक है दोस्तों, दूसरी क्या जानकारी है, कब का है ये अभिलेख, तो ये अभिलेख है 238-39 ईस्वी का। कब का है दोस्तों, 238-39 ईस्वी का है। पूछ रहा था वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, वर्तमान में ये कोटा संग्रहालय में रखा हुआ है, कोटा संग्रहालय, वर्तमान में कोटा संग्रहालय में रखा हुआ है। फिर हम बात करेंगे इसकी और क्या क्या जानकारी हमें से प्राप्त होती है। सबसे पहले तो इसकी भाषा की बात कर लेंगे, भाषा कौन सी है इसकी, इसकी भाषा है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी, ब्राह्मी।
भाषा है संस्कृत, लिपि है ब्राह्मी। इस शिलालेख से, इस अभिलेख से हमें मौखरी जो वंश है, मौखरी वंश की जानकारी मिलती है। मौखरी वंश की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये जो जानकारियां है बड़वा के स्तंभ लेख के लिए पर्याप्त है। एक्स्ट्रा चीज ये है कि भाई मौखरी वंश के जो राजा थे धनरात्र, उसने अर्कोत्तम यज्ञ करवाया था। अर्कोत्तम यज्ञ वो होता है जो एक पूरे दिन के बाद पूरी रात और फिर अगले पूरे दिन चलता है, वो अर्कोत्तम यज्ञ कहलाता है। या इस ये जो अभिलेख है बड़वा का स्तंभ लेख, इससे हमें एक और यज्ञ की जानकारी मिलती है, त्रिरात्र यज्ञ की, जो 3 रातों में संपन्न होता है। बलदेव, बलसिंह और सोमदेव ने वो यज्ञ करवाया था। तो दोस्तों ये जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। एक जगह पड़ती है थोड़ा सा चित्तौड़ से ऊपर, भीलवाड़ा नाम की। इस भीलवाड़ा से हमें एक लेख प्राप्त होता है और वो है नालसा युग का स्तंभ लेख। नालसा युग का स्तंभ लेख, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये हमें भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? ये जो अभिलेख है ये हमें भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। इस वाले जो अभिलेख है इसके अंदर में क्या क्या जानकारी मिलती है? ठीक है दोस्तों, इस वाले, ठीक है दोस्तों, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहले तो समय की बात करें, कब का है ये है, तो ये 225 बीसी का है, मतलब ईसा पूर्व का है। ये ईसा से पूर्व का है, 225 बीसी का। और क्या क्या मिलता है हमें? हमें दोस्तों इसके अंदर एक जानकारी प्राप्त होती है कि एक राजा था जिसका नाम था शक्ति गुण गुरु। शक्ति गुण गुरु नाम का एक राजा था जिसने षष्टि रात्रि यज्ञ करवाया था। एक ऐसा यज्ञ जो 6 रातों में संपन्न हुआ था, उसे षष्टि रात्रि यज्ञ कहा गया है। तो वो यज्ञ किसने करवाया था? शक्ति गुण गुरु व्यक्ति नाम का व्यक्ति था, उसने वो यज्ञ करवाया था। इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा संस्कृत है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेंगे भाषा कौन सी है। भाषा संस्कृत है। और हम बात कर लेंगे कौन था भाई? शक्ति गुण गुरु। शक्ति गुण गुरु नाम का एक राजा हुआ करता था और उसने क्या किया था, एक षष्टि, षष्टि का ये संस्कृत का शब्द है, 6 है इसका अर्थ, षष्टि रात्र यज्ञ। षष्टि रात्रि यज्ञ का उल्लेख मिलता है किस, कौन से अभिलेख में मिलता है? नालसा युग का स्तंभ लेख। किसने करवाया था? शक्ति गुण गुरु ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने चर्चा की 3 अभिलेखों की, 3 शिलालेखों की। एक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गया, शिलालेख कहते किसे हैं, अभिलेख किसे कहते हैं? ठीक है, एक ये भी लिख लेना कि भाई अभिलेख किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अभिलेख कुछ भी नहीं है, जो पहले प्राचीन वस्तु है, पत्थरों आदि पे लिखे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। इसे इंग्लिश में पुरालिपि शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में एपिग्राफी कहा जाता है। इंग्लिश में इनको एपिग्राफी कहा जाता है अभिलेखों को। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 अभिलेखों की बात कर ली है। सबसे पहले हमने घोसुंडी अभिलेख की बात की। घोसुंडी अभिलेख हमें घोसुंडी ग्राम चित्तौड़ से प्राप्त हुआ था, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का था। यहाँ से हमें भागवत धर्म के प्राचीनतम होने के प्रमाण प्राप्त हो रहे थे। भाषा इसकी पाली थी, इसकी लिपि ब्राह्मी थी। इसकी लिपि मैंने नहीं बताई है, घोसुंडी अभिलेख की लिपि लिख लो, ब्राह्मी लिपि। लिपि है ब्राह्मी लिपि, इसकी लिपि लिख लो, ब्राह्मी लिपि। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में हमने बात की बड़वा का स्तंभ लेख। बड़वा का स्तंभ लेख अंताबारा से हमें प्राप्त हुआ था, 238-239 ईस्वी का है। ये वर्तमान में कोटा संग्रहालय में रखा हुआ है। इस यहाँ से हमें मौखरी वंश के राजाओं की जानकारी मिलती है। एक राजा की तो मैंने बात भी की थी आपसे, वे राजा था जिसका नाम था धनरात्र, जिसने यज्ञ करवाया था, एक अर्प्योत्तम यज्ञ करवाया था। अर्प्योत्तम यज्ञ एक दिन चलता है, उसके बाद पूरे दिन चलता है अर्प्योत्तम यज्ञ, उससे उसे कहते हैं। तो अर्प्योत्तम यज्ञ का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो बड़वा का स्तंभ लेख है। फिर हमने बात की त्रिरात्र यज्ञ भी करवाया गया था हमें, जो बलदेव, बलसिंह और सोमदेव ने करवाया था। फिर हमने बात की नानसा का स्तंभ लेख, नानसा युग का स्तंभ लेख, जो भीलवाड़ा से हमें प्राप्त हुआ था। इसके अंदर बात की कब का है, तो 225 बीसी का है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ से एक व्यक्ति था, यानी एक राजा था शक्ति गुण गुरु, और उसने यज्ञ करवाया था षष्टि रात्रि यज्ञ, जो 6 रातों में संपन्न हुआ था।
तो इस तरह से दोस्तों हमने इन 3 अभिलेखों की बात की। अब हम बात करेंगे आगे के अभिलेखों की। मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले अभिलेखों की, शिलालेखों की। मैंने जब बोर्ड रफ किया तो मैंने मैप को भी मिटा दिया। अब मुझे वापस से मेहनत करनी पड़ेगी मैप को बनाने के लिए। कोशिश करूंगा जल्दी आपके लिए मैप बना दूं मैं। देखो दोस्तों, अच्छा बना है ना? ठीक है दोस्तों, यहाँ पड़ता है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की। यहाँ पड़ता है झालावाड़। झालावाड़ से हमें एक लेक प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं गंगधर, गंगधर का लेक। गंगधर का लेक कहाँ से प्राप्त होता है, हमें ये इस बात करेंगे हम, तो ये हमें झालावाड़ से प्राप्त होता है। झालावाड़ के समीप एक जगह गंगधर, वहां से हमें ये लेक प्राप्त होता है। कब का है? 423 ईस्वी का है। 423 ईस्वी का ये लेख हमें प्राप्त होता है। भाषा की बात करेंगे तो भाषा संस्कृत है इसकी। अब समझ लो इसके बारे में, यहाँ से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो गंगाधर का लेख है झालावाड़ के, गंगाधर से हमें प्राप्त होता है। ये बताता है कि भाई एक राजा हुआ करता था विश्वकर्मा नाम का, और उस राजा का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था मयूराक्षी। मयूराक्षी बहुत ही शिल्पकला में माहिर था और उसको शिल्पकला ज्यादा पसंद थी। वो मंदिर निर्माण शैली का बहुत बड़ा विद्वान था। तो उसने एक मंदिर का निर्माण कराया था, विष्णु मंदिर। उस मंदिर निर्माण की हमें जानकारी ये वाला अभिलेख देता है कि विश्वकर्मा का जो मंत्री था मयूराक्षी, उसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख हमें कौन से लेख में मिलता है? गंगधर के लेख में मिलता है। उसके बाद में हम अगले अगली बात करेंगे और क्या है। तो मयूराक्षी जो था ना, जिसने विष्णु मंदिर बनवाया, तो उसने एक नई शैली के अंदर उस मंदिर का मातृ ग्रह और एक बावड़ी बनवाई। मातृ ग्रह और बावड़ी, इन दोनों को उसने एक विशेष शैली में बनवाया जिसका नाम है तांत्रिक शैली। नाम सुनने में थोड़ा अजीब है, तांत्रिक शैली कौन सी होती है, परंतु ये सत्य है दोस्तों। गंगधर का जो लेख है वो हमें बताता है कि विश्वकर्मा का मंत्री मयूराक्षी जो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है, उस मंदिर का जो मातृ ग्रह है और पास की बावड़ी, उन दोनों का निर्माण किस में करवाता है? तांत्रिक शैली में करवाता है। तो चलो दोस्तों, इसको भी नोट कर लेते हैं। एक विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति था, उसका मंत्री हुआ करता था मयूराक्षी, जिसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जिसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसका मातृ गृह और एक बावड़ी किसमें बनवाता है? तांत्रिक शैली में बनवाता है। तो ये था गंगधर का लेख। हमें झालावाड़ के कहाँ से प्राप्त होता है? गंगधर से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले लेख की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे नेक्स्ट उसकी। तो अगले जो अभिलेख है उसके बाद करेंगे। अगला जो अभिलेख है हमें प्रतापगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़ से हमें प्राप्त होता है भ्रमर माता। भ्रमर माता का शिलालेख। दोस्तों ये जो अभिलेख है ये हमें छोटी प्रतापगढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है छोटी सादड़ी, वहां से हमें अभिलेख प्राप्त होता है। ये अभिलेख 490 ईस्वी का है। इसकी हम बात कर लेते हैं। 490 ईस्वी का ये अभिलेख है। इसके रचयिता जो है वो ब्रह्म सोम नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, विद्वान थे अपने समय के। बहुत चर्चाएं हैं उनके बारे में, पर उनकी चर्चाएं हम करेंगे तो ये आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। तो हम सीधा यही पढ़ते हैं कि इनकी रचयिता ब्रह्म सोम नामक व्यक्ति ने की थी। हम बात करेंगे इसकी भाषा कौन सी है। भाषा इसकी संस्कृत है। कौन सी भाषा है इसकी? इसकी भाषा में संस्कृत मिल जाती है। और क्या क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहले दोस्तों, इस लेख के अंदर हमें गौरवंश और ओलिकार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, गौरवंश और ओलिकार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। एक और बात है जो हमें ऐसे प्राप्त होती है, 5वीं जो शताब्दी थी उसकी जो सामंती प्रथा थी, सामंती प्रथा कह लो या व्यवस्था कह लो, उसकी भी जानकारी हमें इस लेख से मिलती है। 5वीं शताब्दी की सामंती व्यवस्था की जानकारी हमें गंगधर के लेख से भी मिलती है। ये मैंने लिखवाया नहीं, नाम लिखवा देता हूँ। तो अब चलो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मण माता का शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? ये
छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से हमें प्राप्त होता है। कब का है? 490 ईस्वी का है। रचयिता कौन है इसके? ब्रह्मसोम। रचयिता इसके ब्रह्मसोम। उत्कीर्णक कौन है? उत्कीर्ण किसने करवाया था? तो पूर्वा ने करवाया था। भाषा कौन सी है? भाषा है इसकी संस्कृत। और हम बात करेंगे जानकारी क्या क्या देता है हमें, तो ये हमें गौरवंश, व ओलिकार, ओलिकार वंश की जानकारी देता है। गौरवंश व ओलिकार वंश की जानकारी देता है। एक जानकारी यहां से हमें और प्राप्त होती है। 5वीं जो शताब्दी थी, उस 5वीं शताब्दी के अंदर जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था कह लो या प्रथा कह लो, सामंती व्यवस्था या प्रथा कह लो, तो इसकी जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है। 5वीं शताब्दी के सामंती व्यवस्था की जानकारी हमें ये वाला अभिलेख में देता है। गंधर का लेख भी हमें दे देता है, तो ये चीज भी नोट कर लेना इसके अंदर, ठीक है, कि भाई गंधर के लेख से हमें 5वीं शताब्दी की सामंती व्यवस्था या प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, 2 शिलालेख हैं। पहला तो है गंधर का लेख, जो हमें गंधर झलावाड़ से प्राप्त होता है, 423 ईस्वी का है। हमें क्या क्या बताता है? विश्वकर्मा नाम का राजा था, उसका एक मंत्री था मयूराक्ष, उसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ये तो यहाँ तक बता देता है कि जो मंदिर का जो मातृ गृह है और एक बाहुड़ी है, उसका निर्माण इसे तांत्रिक शैली में करवाया था। क्या पता रहा होगा ये तांत्रिक कब फैल रहा होगा, तो इसे तांत्रिक शैली में निर्माण करवा दिया। फिर वो बात अलग है, भाषा संस्कृत है, ध्यान नोट कर ले, ठीक है। भ्रमर माता का लेख, भ्रमर माता जो है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से प्राप्त होती है, 490 ईस्वी का है। रचयिता ब्रह्मसोम है, उत्कीर्णक पूर्वा है, भाषा संस्कृत है। गौरवंश व ओलिकार वंश की जानकारी देता है, और 5वीं शताब्दी की सामंती प्रथा की जानकारी भी इससे हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से 2 अभिलेख हैं, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसे रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, कोशिश करेंगे इस बार हमारे मैप को ना मिटाए। हाँ तो दोस्तों, रफ कर दिया मैंने इसे। अब हम बात करेंगे अगले अभिलेख की, शिलालेख की। अगले जो शिलालेख की हम बात करने वाले हैं वो है अपराजित का लेख। अपराजित का शिलालेख मैंने यहाँ जगह बनाई, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे कौन सी जगह पड़ती है। तो दोस्तों, उदयपुर जगह पड़ती है, नागदा। नागदा, सॉरी दोस्तों, नहीं है, वो है उदयपुर। नागदा के अंदर एक मंदिर है, कुंडेश्वर महादेव का मंदिर, तो उसकी दीवार पर ये शिलालेख लिखा हुआ है। और ये जो शिलालेख है, वे गुहिल राजा हुआ करता था अपराजित, उसका ये लेख है। हम इससे बात कर लेते हैं।
विक्रम संवत 718, विक्रम संवत 718, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईस्वी में तो लगभग 661 ईस्वी निकल कर आएगा। 661 ईस्वी का यह है। इस शिलालेख के अंदर और क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती है दोस्तों? ये जो शिलालेख है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो इस शिलालेख को विक्टोरिया हॉल म्यूजियम में रखवा देते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ओझा है सानी, ओझा, इसे कहाँ रखवा देते हैं? विक्टोरिया हॉल ऑफ म्यूजियम। ये कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये दोस्तों ये अजमेर में पड़ता है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस शिलालेख से हमें किस क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस शिलालेख से बड़ी मजेदार बात हमें यहाँ से प्राप्त होती है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो गुहिल शासक अपराजित है हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अपराजित की जो विजय थी, उत्तरोत्तर विजय जो उन्होंने की, लगातार विजय जो उन्होंने की, उनकी हमें इसके अंदर जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक बात जो बहुत अच्छी वो इसमें लिखते हैं, मुझे जो काफी ज्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि वो बताते हैं कि एक योग्य राजा हुआ करता था जिसका नाम था वराह सिंह। वराह सिंह बहुत योग्य राजा था और उसने बहुत जीत विजय प्राप्त की, बहुत उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और वो काफी जीतते गए। ऐसा योग्य राजा मैंने आज तक नहीं देखा और उनको भी मैंने हरा करके अपना सेनापति बना दिया था। मतलब कि एक तो व्यक्ति खुद की तारीफ करे कि भाई मैंने बहुत सारे लोगों को हराया, तो थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण लगता है कि ये व्यक्ति खुद के मुंह से खुद की तारीफ कर रहा है। और एक तरीका ये होता है कि आप अपने दुश्मन की ज्यादा तारीफ कर दो, पहले उसकी अच्छी तारीफ कर दो और उसके बाद में ये बता दो कि भाई उसको भी मैंने सेनापति बना लिया था। तो एक चीज है ये जो हमें मिलती है कि भाई अपराजित की विजयों की हमें जानकारी देता है और वराह सिंह जो योग्य राजा हुआ करता था उसको भी अपराजित ने अपना सेनापति बना लिया था। फिर हम बात करेंगे और क्या जानकारी देता है हमें। और तो एक मतलब अपराजित जो थे उन्होंने एक विष्णु मंदिर बनवाया था, उसका भी निर्माण करवाया था, तो उसका उल्लेख हमें इस लेख में मिल जाता है। मजे वाली बात यह है दोस्तों कि जो विष्णु मंदिर बनवाया था तो उसकी जो इन्होंने शैली रखी थी, निर्माण शैली रखी थी, बहुत स्पष्ट शैली रखी थी। स्पष्ट शैली उस चीज की रखी हुई थी, तो उस मंदिर की स्पष्ट शैली से हमें ये चीज समझ में आती है कि मेवाड़ में उस समय क्या शिल्प कला रही होगी, क्या शिल्प कला का उस टाइम पे विकास रहा होगा, हमें उस मंदिर की शिल्प कला से हमें पता चल जाता है। और दोस्तों ये शिलालेख हमें मेवाड़ के धार्मिक और सामाजिक स्थिति की भी जानकारी देता है। तो अब इसकी बात करेंगे हम, क्या क्या हमें इसके अंदर चीजें प्राप्त हुई है, क्या क्या जानकारी हमने चर्चा की, उस सबको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपराजित जो है उसकी विजयों, अपराजित की विजयों का उल्लेख। अपराजित की विजयों का उल्लेख है। विष्णु मंदिर निर्माण के अंदर इन्होंने जो शैली रखी थी, स्पष्ट शैली रखी थी, उससे हमें मेवाड़ की शिल्प कलाओं का पता चल जाता है। एक चीज ये है कि इसके इस वजह से हमें मेवाड़ की सामाजिक व धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपराजित का लेख ये था। अब हम बात करेंगे अगले हमारे उसकी, चित्तौड़ यहीं पर पड़ता है, वापस से चित्तौड़ पे आ जाते हैं। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं मानमोरी का शिलालेख। शिलालेख दोस्तों, मान नाम का एक राजा था और वो मौर्य था। ठीक है दोस्तों, इस कारण से मानमोरी का शिलालेख कहा जाता है। मानमोरी कोई जगह नहीं है, मान एक राजा था और मोरी उसका वो था, सरनेम था मान मौर्य। मौर्य राजा जो था, मौर्य राजाओं में से एक मान था, उसका शिलालेख, उसका शिलालेख है ये। हमें कहाँ से प्राप्त होता है?
चित्तौड़ से। चित्तौड़ से हमें ये शिलालेख प्राप्त होता है। ये शिलालेख है 713 ईस्वी का है। मानमोरी का जो शिलालेख है ये 713 ईस्वी का शिलालेख है, जो चित्तौड़ से हमें प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो शिलालेख है इसकी ओरिजिनल जो प्रति है वो हमारे पास नहीं है। ओरिजिनल जो इसकी चट्टान शिलाएं हमारे पास नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या था कि कर्नल जेम्स टोड इसे खोजते हैं मानमोरी के शिलालेख को, और क्या क्या करते हैं, खोजने के बाद वो इसे अपने साथ ले जाते हैं अपने देश में। लेकिन क्या होता है, रास्ते के अंदर जब वो जहाज में इसको लेके जा रहे थे तो जहाज में वजन ज्यादा हो जाता है, और वजन ज्यादा होने की वजह से जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है, ये जहाज कभी चट्टानों से टकराता है, तो क्या करते हैं, जो नाविक वगैरह होते हैं वो जहाज का सामान समुद्र में फेंक देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि जहाज का संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो क्या हुआ दोस्तों, जो कर्नल जेम्स टोड है वो इस शिलालेख को समुद्र में फेंक जाते हैं, और बाद में जब वो अपने देश चले जाते हैं तो वहां पे बकायदा अपनी पुस्तक लिखते हैं, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसके अंदर वो इस चीज का जिक्र जरूर करते हैं कि भाई मुझे एक शिलालेख मिला था, चित्तौड़ में मिला था, और उसे मैं अपने साथ साथ यूं ला रहा था, लेकिन रास्ते में ये घटना हो गई थी, इसका मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया। तो इस शिलालेख की हमें जानकारी उनकी पुस्तक से प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, ये तो होगी बात। और हम बात करेंगे और क्या प्राप्त होता है दोस्तों, इसके अंदर मौर्य जो शासक थे उनका क्रम मिलता है। 4 मौर्य शासक है, उनका हमें क्रम प्राप्त होता है, और सबसे अंतिम है वो मान है। मान जो मौर्य सबसे अंतिम वो है, तो उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो लिख लो, मौर्य शासकों का क्रम प्राप्त होता है, और 4 मौर्य शासकों का क्रम प्राप्त होता है, और कर्नल जेम्स टोड से समुद्र में फेंक देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने इनकी चर्चा की। दोस्तों क्लास छोटी है, उम्मीद है आप लोग अब तक मैंने जितने भी अभिलेख शिलालेख आपको पढ़ाया आप उनका रिवीजन करोगे। मैं इसकी अगली वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आप लोगों से चर्चा करूंगा इन शिलालेखों के बारे में। ठीक है दोस्तों, और हम आगे के शिलालेखों की चर्चा करेंगे। तब तक आप इन वीडियो को देखो, कमेंट करके बताया करो कि आपको कमेंट में चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही। कमेंट से क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ भाई लोगों को चीजें समझ आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही तो भी कमेंट किया करो, ताकि हम उन चीजों को सुधार कर सके कि भाई लोगों को समझ में क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं, तो क्या समझ में आना चाहिए, क्या सुधार करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो शेयर किया करो। वीडियो शेयर करने से क्या होता है दोस्तों, जिन व्यक्तियों को जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और कुछ नहीं होता कि भाई हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।